सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज हम लेके आ गए हैं अपने क्लास नाइन्थ का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक किस चीज़ पर है? ये टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। देखो गाइस, हमने मोमेंटम पढ़ लिया था। अब हमारा जो एक टॉपिक बचता है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये बहुत कमाल का टॉपिक। आइए चलते हैं इस टॉपिक को समझते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, और मैं ये कहूँगा, आपने अगर इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोस नहीं देखी है तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, सो वो सब वीडियोस आपके लिए हैं। सो हमने मोमेंटम पढ़ा था। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम किसी भी चीज़ का मास का उससे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। चाहे हमें कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ का निकालना हो, चाहे हमें कितनी सी भी छोटी से छोटी चीज़ का निकालना हो, हम मोमेंटम आराम से निकाल सकते हैं अगर हमें पता हो कि उसका मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। अगर हमें किसी चीज़ का मास पता चल जाए और किसी चीज़ की वेलोसिटी पता चल जाए तो हम मोमेंटम आराम से निकाल लेंगे, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मेन बात है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो पढ़ते हैं। सो व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे पर कोई एक्शन करती हैं, देन देयर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। जब उनका क्या मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कंजर्व रहता है। ठीक है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, मान लो मैं कहूँ, चलो एग्जांपल अभी देता हूँ। ये इन्होंने कहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे पर कोई एक्शन करती है, एक्शन वो टकराने का भी एक्शन हो सकता है। मान लो एक ट्रक आके दूसरी कार से टकराता है, एक ट्रक आके दूसरे ट्रक से टकराता है, वो भी एक एक्शन ही है। तो जब ये दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे पे कोई एक्शन करती हैं तो जो उनका मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है। उनका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है। शर्तें, इन्होंने एक शर्त भी रखी है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। उन पर कोई भी बाहरी फोर्स ना लग रही हो, बाहर की फोर्स ना लग रही हो, इन्होंने यहाँ पे कंडीशन रखी है। अब बात करते हैं मोमेंटम की एक और अच्छी, मतलब कंजर्वेशन की एक और अच्छी चीज़ के ऊपर। जहाँ भी आपको कभी भी कंजर्वेशन मिल जाए ना वर्ड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कुछ भी, तो समझ जाना कि वो चीज़ ना तो क्रिएट हो सकती है, यानी कि समझो मोमेंटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है जो ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने मोमेंटम बना दिया, या ऐसे कहो भाई मैंने मोमेंटम डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मोमेंटम ना तो बन सकता है ना मिट सकता है, केवल और केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। हो सकता है अभी आपको मोमेंटम कम हो, आपने किसी और पे फोर्स लगा के मोमेंटम बढ़ा दिया हो, है ना। तो जो मोमेंटम है वो ना तो बन सकता है ना मिट सकता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो ओबे करता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ आप सभी को पता होगा, एक्शन एंड रिएक्शन, उसका हम जरूरत पड़ने वाली है इस लेक्चर में। आइए देखते हैं। अब समझो मोमेंटम पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल। सपोज अ फास्ट मूविंग ट्रक हिट्स अ स्टेशनरी कार। मान लो एक स्टेशनरी ट्रक पे एक स्टेशनरी कार पे एक फास्ट मूविंग ट्रक जो है वो आके टक्कर मारता है। तो बताओ, ट्रक अगर फास्ट मूविंग ट्रक जो है वो आके कार को टक्कर मारता है तो क्या होता है? एक खड़ी हुई कार जो है वो चलने लग जाती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई एकदम से फास्ट मूविंग ट्रक आके उस पर टक्कर मारता है तो वो चलने लग जाएगी। भाई वो चलने लग जाएगी ना, वो अलग बात है, उसके कुछ पार्ट्स जो है वो टूट के गिर सकते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो कार की वेलोसिटी थी शुरुआत में वो थी जीरो भाई, क्योंकि कार खड़ी थी। अब कुछ समय बाद क्या होगा, कार की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कुछ भी होगी, पर उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर होगी, है ना। दूसरी चीज जो होती है, हमारा जो ट्रक है, जो चलता हुआ ट्रक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। भाई जैसे एकदम से टक्कर लगती है, वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। देखो, इंटेंशनली जाओ एक्सटर्नल फोर्स लगा के बाहर से तो वेलोसिटी बढ़ा सकते हो, वो बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एक कोलिजन कराते हो प्रॉपर, तो उसमें क्या होता है, जो कार की वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, और ट्रक की वेलोसिटी, जो पहले वेलोसिटी है, जो हमारा फास्ट मूविंग ट्रक है, उसकी वेलोसिटी घट जाती है। भाई है ना, ट्रक की वेलोसिटी बहुत बढ़ती थोड़ी है, कम हो जाती है। तो वही इन्होंने कहा है कि व्हेन अ फास्ट मूविंग ट्रक हिट्स अ स्टेशनरी कार
टू विच अ कार ऑल्सो स्टार्ट मूविंग, जो कार है वो भी चलना स्टार्ट कर देती है। नाउ इन दिस कोलिजन, अब इस कोलिजन में क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है ट्रक की वो डिक्रीज हो जाती है। जब वेलोसिटी किसी चीज़ की डिक्रीज होगी तो क्या उसका मोमेंटम भी डिक्रीज नहीं होगा? मोमेंटम का सिंबल याद हो तो पी है। अगर किसी चीज की वेलोसिटी कम होती है तो क्या उसका मोमेंटम भी कम नहीं होगा? मैंने कहा था मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। किसी का मास कम करना बहुत मुश्किल है, पर उसका मोमेंटम तो कम किया जा सकता है ना। किसी का मास कम करना मुश्किल है, वो उसकी वेलोसिटी तो कम हुई है ना। कार ट्रक की वेलोसिटी कम हो गई है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कार जो ट्रक है उसके पार्ट्स टूट के गिर जाते हैं इसलिए उसका मास कम हो गया। हम उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जो ट्रक हमारा चल रहा था उसका वही मास मानते हैं, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से उसका मोमेंटम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब ट्रक की वेलोसिटी कम होगी तो उसका मोमेंटम भी कम होगा। लेकिन याद करो, वेलोसिटी कार की क्या थी, जीरो, उसका मोमेंटम क्या था, जीरो। जब कार चलने लग जाएगी तो क्या उसका मोमेंटम जीरो होगा? भैया नहीं, अब तो कार की वेलोसिटी जो है बढ़ गई जिसकी वजह से मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो ट्रक का मोमेंटम घटेगा, कार का मोमेंटम बढ़ेगा। अब क्लियर हो रही होगी बात। नाउ इन दिस कोलिजन द velocity of the truck decrease, velocity of the truck decrease and the momentum of the truck also decreases। velocity जो है ट्रक की वो घटती है जिसके साथ क्या होता है, ट्रक का मोमेंटम भी घटता है, जिसके साथ ट्रक का मोमेंटम भी घटता है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीज, जो कार की वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से कार का मोमेंटम भी बढ़ जाता है इक्वल अमाउंट में। देखो अब ये पाया गया जितने अमाउंट में आपका ट्रक की मोमेंटम कम होता है ना, मान लो 100 यूनिट्स जो है वो ट्रक का मोमेंटम कम हो गया, 100 यूनिट, तो 100 ही यूनिट जो है वो कार का मोमेंटम बढ़ जाता है। ठीक है, जितना मोमेंटम आपका ट्रक कम करता है उतना ही मोमेंटम कार जो है वो गेन कर लेती है। भाई अब कार पहले स्टैंडिंग पोजीशन में थी, वो रुकी हुई थी, उसका मोमेंटम था जीरो। एग्जाम्पल लो, मान लो 100 यूनिट का मोमेंटम था हमारे ट्रक पे और कार के पास जो मोमेंटम था वो था जीरो क्योंकि इसकी वेलोसिटी थी जीरो। जब वो टकराती है, मान लो जो मोमेंटम बढ़ता है वो कुछ इस प्रकार बढ़ता है, हमारे जो ट्रक का मोमेंटम है वो तो हो गया 60, लेकिन अब ट्रक का मोमेंटम तो 60 हो गया है, साथ साथ हमारी जो कार है उसके पास भी कुछ मोमेंटम आ गया है और वो हो गया 40 यूनिट। अब मैं यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, मैं यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ वो कोई भी यूनिट हो सकती है, हम उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है ना। जो एक कलेक्शन अगर आप देखोगे तो शुरू में भी 100 है और अंत में देखोगे तो अंत में भी 100 है। तो ये क्या दिखा रहा है, हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड हो गया है। अब ये क्या है, अब आप पूछोगे भैया कैसे, ये एक नेचुरली कैलकुलेटेड चीज है, वो कैसे है वो हम आपको अभी दिखा देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। द मोमेंटम लॉस्ट बाय द कार हैज बीन गेन, अब यह बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। द मोमेंटम लॉस्ट बाय द कार हैज बीन गेन्ड, द मोमेंटम लॉस्ट बाय द ट्रक, ये ट्रक होगा, माफ करना, द मोमेंटम लॉस बाय द ट्रक। ठीक है, कभी कभी लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है, माफ कर दिया करो। द मोमेंटम लॉस्ट बाय द ट्रक हैज बीन गेन बाय द कार, जो मोमेंटम ट्रक के द्वारा लूज किया जाता है, ट्रक ने मोमेंटम तो लूज कर ही दिया जब वो उसकी वेलोसिटी कम होगी, वो ही मोमेंटम जो है वो कार के द्वारा गेन कर लिया जाता है जिसे कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये तो था केस वन, ये था हमारा केस वन जिसमें हमारा कार जो है वो रेस्ट की पोजीशन पे थी और जो ट्रक था वो मूविंग पोजीशन पे था, है ना। अब दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें हमारा ट्रक भी चल रहा है और कार भी चल रही है। देखो इस एग्जांपल में देखो, जो हमारा ट्रक है वो भी चल रहा है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u1, हमारी जो है कार भी चल रही है जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u2। कार का इनिशियल वेलोसिटी है u2, ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी है u1। ठीक है, कार की इनिशियल वेलोसिटी u2 और मास m2, देख पा रहे होंगे मास m2, ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी u1 और मास m1। क्लियर होता है। अब ये दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये डायरेक्शन जो है हमारी ईस्ट की डायरेक्शन है। ठीक है, ये बहुत गंदा ईस्ट लिखा मैंने, ये दोनों जो डायरेक्शन है वो जो है ईस्ट की डायरेक्शन है।
तो दोनों ही जो है हमारे वो ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहे थे। अब भाई दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, टकराना संभव है। कोई कम स्पीड से चल रहा हो, कोई ज़्यादा स्पीड से चल रहा हो, जाके टकरा दे दूसरे में। तो देखो ये है हमारा बिफोर कोलिजन वाला केस। अभी कोई कोलिजन नहीं हुआ, अभी ये शांति से चल रहे हैं। इसके पास भी कुछ मोमेंटम है, मास टाइम्स वेलोसिटी, इसके पास भी कुछ मोमेंटम है, मास टाइम्स वेलोसिटी। दोनों को मोमेंटम ऐड कर लिया, m1 प्लस u1, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2। अब ये किसका मोमेंटम है? ट्रक का मोमेंटम। ये किसका मोमेंटम है? कार का मोमेंटम। दोनों के मोमेंटम को ऐड कर दिया, दोनों के मोमेंटम को ऐड कर दिया। जब कोलिजन होगा, देखो यहाँ पे हुआ कोलिजन, धड़ाम, ये हुआ कोलिजन। जब कोलिजन हुआ उसके बाद भी क्या देखा गया, ये थोड़ा थोड़ा चल रहे थे। अब भाई चल रहे थे, कोई बात नहीं, ठीक है, चल रहे थे। अब जैसे ये जब चल रहे थे, हुआ क्या, जब अब माना गया कि इनका मास तो कुछ चेंज हुआ नहीं, मान लिया इनके मास में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जो u1 वेलोसिटी थी ट्रक की, वो अब क्या हो गई v1, u1 से क्या हो गई v1, और जो वेलोसिटी थी v2 कार की, वो u2 से क्या हो गई v2। तो u2 वेलोसिटी से vt वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। काय की वेलोसिटी? हमारी कार की वेलोसिटी। यानी कि जो मेन एम है वो समझाने का ये है कि कार की वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं, ठीक है। कार की वेलोसिटी और ट्रक की वेलोसिटी कोलिजन के बाद जो है वो चेंज हो रही है। अब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, m1u1 प्लस m2v2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। यानी कि जो मोमेंटम टकराने से पहले था, टकराने से पहले मोमेंटम क्या था, m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2, जो टकराने से पहले मोमेंटम था वो सेम रहेगा टकराने के बाद मोमेंटम के। टकराने के बाद भी मोमेंटम सेम रहेगा, यानी कि मोमेंटम में कोई फर्क नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ चाहे वेलोसिटी में चेंज आओ, चाहे मास में चेंज आओ, मोमेंटम को उससे फर्क नहीं पड़ता। मोमेंटम ने कहा भाई मैं 100 था, मुझे 100 रखो। चाहे तुम किसी भी चीज को कम ज्यादा करो, मुझे 100 रखो। और जो मोमेंटम है वो हमारा कंजर्व होके वही आया जो हमारा टकराने से पहले मोमेंटम था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें एक गिवन है, जो मैंने चीजें समझाई है वही यहाँ पे मैंने लिख रखी है। सपोज अ ट्रक एंड अ कार आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जो हमारा ट्रक है और कार है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, बट विद डिफरेंट स्पीड और वेलोसिटी। पर जो उनकी स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो डिफरेंस थी। भाई मान लो ट्रक की वेलोसिटी ज्यादा थी, तभी तो जाके वो टकराएगा दूसरे से, कार से, क्योंकि ट्रक जो है वो पीछे है। और होता क्या है, वो दोनों कोलाइड कर जाता है। कोलाइड करना मतलब टकराना, कोलाइड करना मतलब टकराना। अब जब वो टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटी में भी चेंज होएगा। जो ट्रक की वेलोसिटी थी u1 वो चेंज होके हो गई v1। जो जो कार की वेलोसिटी थी u2 वो चेंज होके हो गई v2। लेकिन हमने ये माना कि मास में कोई भी चेंज नहीं आया। तो ठीक है गाइज, एक चीज मान लेना कि मास में कोई भी चेंज नहीं आया, केवल और केवल वेलोसिटीज में चेंज आया है, ठीक है। देन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद में होगा, वही मोमेंटम कोलिजन के बाद में होगा। भैया आप बहुत देर से कह रहे हो मोमेंटम यही होगा यही होगा, एक बार हमें पता तो चले वो ऐसा हुआ क्यों है। तो बिल्कुल गाइस, अब वो ही समझाऊंगा मैं आपको कि मोमेंटम कोलिजन क्यों, मोमेंटम जो है वो कंजर्व कैसे हुआ। सबसे पहले सिंबल समझ लो, ये है मेरा u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक बिफोर कोलिजन। ये है u1, ठीक है, देखने में ना समझ में आ रहा हो मैंने बता दिया। ये है u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक बिफोर कोलिजन। ये है v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन। ये है u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार बिफोर कोलिजन। और ये है v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर कोलिजन। आसान भाषा में ये कहूं, जो 1 है वो ट्रक को रिप्रेजेंट करता है, 1 है मेरा ट्रक के लिए, और 2 है मेरा कार के लिए। और जो u है वो होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और v है होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। चलते हैं आगे क्या कह रहा है। देखो अगर मुझे कुछ भी निकालना है, सबसे पहले मैंने देखा कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, सबसे पहले मैंने देखा वेलोसिटी में चेंज आ रहा है समय के साथ। तो एक सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँ। अब भाई
मेरी कुछ वेलोसिटी चेंज हो गई, कुछ और हो गई, तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। नहीं पता एक्सेलरेशन की जाके वीडियोस देखिए, क्योंकि एक्सेलरेशन गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में और क्लास 12th में। ये चारों साल काम आएगा, ठीक है। 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी काम आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, इसलिए मैंने सबसे पहले निकाल लिया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है मेरा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब मैं ये करूंगा तो ये आया मेरा एक्सेलरेशन ऑफ कार। अब मैंने इसे कह दिया ए एक्सेलरेशन टू कार। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार क्या आया मेरा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जैसे मुझे मिला एक्सेलरेशन, क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूँ? भाई बिल्कुल निकाल सकता हूँ, भाई मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ। जो ये फोर्स लगाएगा, है ना, या फिर जो फोर्स इस पर लगेगी, मैं क्या निकालूंगा, जो फोर्स इस पर लगेगी। तो इसे मैंने लिख लिया F1 m2 इंटू V2 माइनस U2 अपॉन T। क्योंकि मेरा जो फोर्स होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक चीज समझो, पूरे लेक्चर में मैंने कुछ नहीं कहा याद करने के लिए, सिर्फ एक चीज याद कराऊंगा, वो ये है कि जो ये F1 है, जो ये F1 है, ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रक ऑन द कार। यानी कि जो फोर्स ट्रक ने लगाई है, ये F1 क्या है, जो फोर्स ट्रक ने लगाई है। ये मत सोचना जो फोर्स ट्रक को लगाने वाला ये है, यानी कि जो फोर्स कार लगाएगी, ये वो फोर्स है जो ट्रक ने लगाई है। और आगे चल के एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जो ये दोनों फोर्स इक्वल होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसे चाहे कुछ भी मान लो, बस ये याद रखना, इसे F1 हमने इसलिए बोला है क्योंकि ट्रक ने कार पर फोर्स लगाई है और हमने वो फोर्स निकाली है जो फोर्स कार पर लगी है। वो क्या आएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, m2 इंटू V2 माइनस U2 अपॉन टी। तो मैंने ये लिख लिया m2 इंटू V2 माइनस U2 अपॉन टी। नहीं क्लियर हो रहा, दोबारा जाके वीडियो को आराम से समझो। अगर मैं कहूँ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक मुझे निकालना हो, तो वो भी बड़ी आसान बात है। A1 में उसे लिखता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक को क्या लिखता हूँ मैं, A1 लिखता हूँ, ठीक है। A1 लिखता हूँ V1 माइनस U1 अपॉन टी, V1 माइनस U1 अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर से मैं क्या निकाल सकता हूँ, फोर्स निकाल सकता हूँ। याद करो फोर्स का क्या होता है एक्सप्रेशन, फोर्स होता है मेरा मास इनटू वेलोसिटी। ये मेरा स्टाइलस भी वर्क नहीं कर रहा। फोर्स होता है मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन, माफ करना वेलोसिटी बोल गया था मैं। तो फोर्स होता है मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये था मेरा मास ऑफ ट्रक इनटू क्या आया, मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। जब मैं दोनों चीज डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो ट्रक पे मेरी फोर्स लगी है, जो ट्रक पे मेरी फोर्स लगी है, ठीक है। क्लियर होगा। The force exerted by the truck is action and the force exerted by the car is reaction। देखो जो ट्रक ने आके कार पे टक्कर मारी वो तो था एक्शन। अब उसके रिजल्ट में कार ने क्या करा, फोर्स पे एक टक्कर लगाई, या फिर मैं कहूँ एक ट्रक पे एक क्या करा, फोर्स लगाया, वो था रिएक्शन। भाई ट्रक के भी तो पुर्जे टूट सकते हैं। तो ये था एक्शन इक्वल्स अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जो फोर्स ट्रक ने लगाई है वही फोर्स जो है हमारी कार ने लगाई है, जो फोर्स ट्रक ने लगाई है वही फोर्स कार ने लगाई है। देखो जो फोर्स ट्रक लगा रहा है वही फोर्स कार लगा रहा है। भैया ये माइनस क्यों आप बता रहा है, ये माइनस दिखा रहा है अपोजिट डायरेक्शन, माइनस दिखा रहा है। जो फोर्स यहाँ, अगर कोई फोर्स इसने इधर लगाई है तो ये इसने फोर्स इधर लगाई है। ये जो माइनस है ये केवल और केवल डायरेक्शन दिखाता है, और इसका इंपॉर्टेंस आपको 11th क्लास में पड़ जाएगा कि डायरेक्शन को हम किस तरह डील करते हैं, माइनस लगाते हैं। मान लो अगर कोई फोर्स इस तरफ लगा रहा है और आपको कहना है कि वो उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, तो आप ऐसे बता सकते हो माइनस का सिंबल यूज करके, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। अब मैंने कहा जितनी फोर्स ट्रक लगाता है उतनी फोर्स कार लगाती है, जितना फोर्स ट्रक लगाता है उतनी फोर्स कार लगाती है। डाल दो उस एक्सप्रेशन में।
फोर्स का एक्सप्रेशन था मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस के सिंबल के साथ, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो m2 इंटू वी टू माइनस यू टू अपॉन टाइम माइनस m1 v1 इंटू m2 v2। देखो टाइम के साथ टाइम को मैं काट सकता हूँ, बिल्कुल मैंने टाइम को टाइम से काट दिया। देखो टाइम को मैंने टाइम से काट दिया, बस अब क्या रह गया मेरे पास, ये ऊपर ऊपर वाली चीजें रह गई। करो जरा मल्टीप्लाई, m2 ब्रैकेट v2 माइनस u2 इंटू माइनस m1 v1 माइनस u1। ठीक है, अब ये सिर्फ मैथमेटिक्स रह गया है। m2v2 माइनस m2u2 इक्वल्स माइनस m1v1 प्लस m1u1। ये सब कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसे उधर ले जा रहा हूँ। m2v2 प्लस m1v1 इक्वल्स m2v2 प्लस m1u1। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इसे देखो मैं करके आ रहा हूँ। मैं इधर उधर ले जा रहा हूँ और ये गाइस आपको करके देखना पड़ेगा। ये मत सोचना भाई ये तो कर रहा है हो जाएगा, ये आप जब तक करते नहीं हो ना तब तक समझ नहीं चलेगा। देखो लास्ट में मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको इधर ले जाके उसको इधर ले जाके क्या दिखा दिया, m1u1 प्लस m2u2 किसके बराबर है, m1v1 प्लस m2v2। देखो m1u1 प्लस m2u2 क्या होता है मेरा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और m1v1 m2v2 क्या होता है मेरा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हो गया क्लियर। तो मैंने फोर्स से ये दिखा दिया कि मेरा कोलिजन जो है वो, जो मेरा कंजर्वे मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। तो मैंने इस एक्सप्रेशन से क्या दिखा दिया, मेरा मोमेंटम कंजर्व्ड है। और ये कौन सा एक्सप्रेशन था, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, एक्शन इक्वल्स अपोजिट रिएक्शन, ये वो था। तो मैंने एक्शन इक्वल्स अपोजिट रिएक्शन से क्या शो कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर आपसे कोई पूछे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे शो कर दोगे, तो कहोगे भैया एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन से कर दो शो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कोई एप्लीकेशन बताओ भैया। सबसे पहली एप्लीकेशन, द रॉकेट एंड एयर प्लेन्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने कभी ना कभी रॉकेट जरूर देखा होगा, चंद्रयान 2 जरूर देखा होगा। चंद्रयान 2 का जो है हमने सबने देखा है, बहुत फेमस था और हम अपने साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा जो है प्राउड फील करते हैं उन पे, जो इतना हमारा सक्सेसफुल वो मिशन हुआ था, अनसक्सेसफुली सक्सेसफुल, बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। सो बात करते हैं अपने टॉपिक पर। हमने हमेशा एक रॉकेट को देखा है, जब वो ऊपर जाता है तो पीछे से जो है उसके धुआं सा निकलता है, गैसेस बोलते हैं लोग जिसे। होता क्या है, रॉकेट के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होती है, फ्यूल भर दिया जाता है भाई, और फ्यूल भरने के बाद जैसे ही रॉकेट स्टार्ट करता है, होता क्या है, वो फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो फ्यूल बर्न होता है, वो बहुत ही तेज़ी से, देखो यहाँ मैं एक रॉकेट बनाता हूँ, वो बहुत ही तेज़ी से फ्यूल जो है वो बाहर की तरफ गैसेस को छोड़ता है। वो फ्यूल क्या करता है, बाहर की तरफ गैसेस को छोड़ता है। अब बाहर की तरफ जब गैसेस आती हैं तो गैसेस तो नीचे की तरफ आ रही हैं, बहुत तेज़ वेलोसिटी से, बहुत तेज़ वेलोसिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी होती है नीचे, ठीक है, फील भी नहीं कर सकते आप, उतनी वेलोसिटी होती है। तो जब वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से वो अर्थ पे टकराती हैं, तो होता क्या है, ये जो हमारा ये रॉकेट होता है ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ये एकदम से क्या होता है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी गैसेस जो हैं वो कंटिन्यूअसली निकलती हैं बाहर, और प्रेशर या फिर मैं कहूँ बहुत तेज़ वेलोसिटी से टकराती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ये रॉकेट है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ये क्या है, हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भाई। जिस स्पीड से या जो हमारा मोमेंटम होता है इनका गैसेस का टकराने का, उसी मोमेंटम से ये ऊपर चला जाता है भाई, ठीक है। तो आप फील भी नहीं, आप सबने देखा रॉकेट कितनी तेज़ी से जाता है। अगर इतनी तेज़ी से रॉकेट जा रहा है, इतना भारी रॉकेट अगर इतनी तेज़ी से स्पीड से जा रहा है, तो ये सोचो गैसेस कितनी तेज़ी से निकल रही होंगी। गैसेस तो वैसे भी बहुत हल्की होती हैं, है ना, वो कितनी तेज़ी से निकल रही होंगी, उनकी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा होगी, है ना, इमेजिन कर पा रहे होंगे वेलोसिटी कितनी तेज़ होगी।
कर ही पा रहे होंगे। सेकंड हमारा रिकॉइलिंग ऑफ गन, याद हो हमने एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, याद है किस में पढ़ा था? एक्शन इक्वल्स अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने कहा था जैसे ही जो है हमारी गन में से बुलेट फायर होती है, बुलेट बाहर निकलती है, हमारी जो है गन वो जर्क ऑफ हो जाती है, यानी कि वो पीछे की तरफ जाती है ना, एक पीछे की तरफ एक फोर्स लगती है जो क्या होती है, गन हमारी पीछे की तरफ चली जाती है जैसे हमारी एक बहुत तेजी से बुलेट बाहर निकलती है। अब आप सभी ने कभी ना कभी मूवी में जरूर देखा होगा, जब बुलेट निकलती है तो कितनी तेज स्पीड से निकलती है भाई, उसकी वेलोसिटी मतलब बहुत ज़्यादा होती है ना, बहुत तेज़ होती है ना। तो क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है और बुलेट का मास बहुत बहुत हल्का होता है, कभी बुलेट उठाई नहीं है भाई, कुछ लोगों ने उठाई होंगी जो शूटिंग करते होंगे बच्चे हमारे, लेकिन अगर किसी ने बुलेट नहीं भी उठाई है तो उसे देख के पता चल जाता है बुलेट बहुत हल्की होती है। और गन जो है वो तो बहुत भारी होती है भाई, बुलेट के कंपैरिजन में तो गन बहुत ज़्यादा भारी है ना, बुलेट के कंपैरिजन में गन बहुत ज़्यादा भारी होती है ना। तो ये है सारा कारण, जब बहुत तेजी से वेलोसिटी बढ़ती है ना, जो बहुत तेजी से हमारी बुलेट निकलती है ना बाहर, उसकी वजह से ये गन जो है वो रिकॉइल हो जाती है, ये जो गन है वो रिकॉइल हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम को क्या रखना है, कंजर्व रखना है। अब अगर आप मोमेंटम को कंजर्व रखोगे, मान लो ये थी आपकी पिस्टल, ये थी आपकी पिस्टल है ना, ये मैंने पिस्टल बना दी, बहुत प्यारी सी पिस्टल है ये मैंने हाथ से बनाई। जैसे यहाँ से एक जो है मेरी गन निकलती है, अब वो बुलेट निकलती है, बहुत तेज़ बुलेट, बहुत ही हल्की बुलेट, बहुत तेज़ी से निकलती है। होता क्या है, ये बहुत भारी बंदूक जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है ताकि मोमेंटम को कंजर्व कर दिया जाए। भाई अभी बुलेट अंदर थी, मोमेंटम कितना था? ज़ीरो। भाई बुलेट अंदर थी तो मोमेंटम कितना था? ज़ीरो। देखो ना, तो बुलेट बाहर निकली, बुलेट जो है गन के अंदर थी, ये बुलेट के अंदर, बुलेट जो है वो गन के अंदर बैठी हुई है, नहीं बाहर निकली ना, मोमेंटम कितना है? ज़ीरो। देखो मेरे गन का भी मोमेंटम ज़ीरो, बुलेट का भी मोमेंटम ज़ीरो। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि गन बुलेट निकलने के बावजूद मेरी गन का मोमेंटम उतने का उतना रहे। मैंने कहा मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी, जितना मोमेंटम आगे की तरफ लगे उतना ही मोमेंटम अगर पीछे की तरफ लगा दूं तो मोमेंटम कितना आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। वो ही होता है जब बुलेट बहुत तेज़ी से बुलेट आगे की तरफ निकलती है, हमारी जो गन है वो पीछे की तरफ हो जाती है ताकि मोमेंटम को कंजर्व कर दिया जाए। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको समझ आया है वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, ठीक है? तो प्लीज़ ज़रा कमेंट करके ज़रूर बता देना कि भैया अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है? नहीं भी लगा तो मुझे बताओ, ठीक है? मैं ये नहीं चाहूँगा आप मुझे फेक कमेंट्स दो कि भैया बहुत अच्छा लगा। मुझे बताओ कि भैया मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी, ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना? कुछ भी हो आप मुझे कमेंट करके बता दो कि भाई हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है? बाकी यही कहूँगा, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने विचार मुझे बताओ, है ना, कमेंट बॉक्स में। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। देखते हैं किस चीज़ पर वीडियो आएगी, है ना? कोई पेंडिंग टॉपिक तो नहीं है, कुछ रह तो नहीं गया है, उन सब चीज़ों पे वीडियो आ जाएगी। और अगर आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ यार मुझे कि भाई मुझे इस पे वीडियो चाहिए, डाल, है ना? तो लास्ट में इतना ही कहूँगा, कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, ध्यान रखो अपना।